एक लैबोरेटरी में परफेक्ट कंडीशंस में रखा हुआ एक जर्म, वो दुनिया का सबसे खतरनाक जर्म भी हो, तो भी वो अपने आप में एक हथियार नहीं है। वो बस एक माइक्रोब है। उसे हथियार बनाने का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे मारना नहीं, बल्कि उसे जिंदा रखना है। उसे लैब की सेफ्टी से निकालकर बैटलफील्ड तक जिंदा कैसे पहुंचाया जाए। बिल्कुल। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की लॉजिस्टिक्स। हम एक अदृश्य दुश्मन के सफर को ट्रेस करेंगे, उसे चुना कैसे जाता है, रास्ते में उसके अपने दुश्मन कौन है, और आखिर में वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उसे टारगेट तक पहुंचाती है। ये विज्ञान, इंजीनियरिंग और मौसम सबका एक बहुत ही कह सकते खतरनाक मेल है। तो चलिए इस पूरे सफर को कदम दर कदम समझते हैं और देखते हैं कि ये अदृश्य हथियार असल में काम कैसे करता है। तो इस सफर का पहला कदम है सही कैंडिडेट चुनना। मुझे लगता है लोग सोचते होंगे कि जो सबसे जानलेवा है वही सबसे अच्छा हथियार है, पर आपके सोर्सेज बताते हैं कि मामला इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये किसी जॉब इंटरव्यू जैसा है ना, जहां सिर्फ जानलेवा होना एक क्वालिफिकेशन है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। जानलेवा होना तो बस रेज्यूमे पर एक एंट्री है। असली इंटरव्यू में 4 मुश्किल सवाल हैं और चारों में पास होना जरूरी है। पहला सवाल है प्रोडक्शन। क्या हम तुम्हें इंडस्ट्रियल स्केल पर यानी लाखों करोड़ों की तादाद में बना सकते हैं? अगर नहीं तो तुम हमारे किसी काम के नहीं। मतलब एक सुपर वायरस जो लैब में बनाना ही बहुत मुश्किल या महंगा है, वो मिलिट्री के लिए एक प्रैक्टिकल हथियार नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। एग्जैक्टली। दूसरा सवाल है स्टोरेज। क्या तुम सालों तक एक डिब्बे में बंद रहकर अपनी ताकत बनाए रख सकते हो? मिलिट्री प्लानिंग सालों की होती है। हथियार आज बनता है, इस्तेमाल शायद 10 साल बाद हो। अगर तुम कुछ हफ्तों में ही बेअसा हो जाओ तो तुम एक भरोसेमंद हथियार नहीं हो। और ये स्टोरेज होता कैसे है? मुझे लगता था बस किसी लिक्विड में रखते होंगे जैसे लैब में होता है। लिक्विड एक तरीका है, पर वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, शायद कुछ महीनों के लिए। असली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस 2 हैं। एक है उसे रेजिस्टेंट स्पोर्स के रूप में स्टोर करना, जैसे एंथ्रैक्स के मामले में होता है। स्पोर्स कुदरत के सर्वाइवल कैप्सूल्स हैं। वो दशकों तक बिना किसी सहारे के डोमेंट रह सकते हैं। और दूसरा जो ज्यादा मॉडर्न तरीका है वो है फ्रीज ड्राइड पाउडर बनाना। इस टेक्निक से एजेंट को सुखाकर एक पाउडर में बदल दिया जाता है जो कई सालों तक स्टेबल और पोटेंट रहता है। तो स्पोर्स कुदरत की टेक्नोलॉजी है और फ्रीज ड्राइंग उसी सिद्धांत पर बनी हमारी हाईटेक वर्जन। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, स्टोरेज भी हो गया। अब आता है वो हिस्सा जो मुझे सबसे मुश्किल लगता है, उसे वेपन से बाहर निकालना। हाँ, और यही तीसरा सवाल है इंटरव्यू का, डिसेमिनेशन। क्या तुम एक धमाके का शॉक, हवा का प्रेशर और सफर की मुश्किलों को झेल सकते हो? ये इस एजेंट की जिंदगी का सबसे वायलेंट फेज है। ज्यादातर एजेंट्स यहीं फेल हो जाते हैं। उनकी नाजुक सेल वॉल्स स्ट्रेस को झेल नहीं पाती। और चौथा सवाल, जिसका जवाब हमलावर के हाथ में नहीं होता बल्कि टारगेट के हाथ में होता है। बिल्कुल सही। चौथा और आखिरी सवाल टारगेट की आबादी से पूछा जाता है। क्या तुम इस जर्म से लड़ने के लिए पहले से तैयार हो? यानी टारगेट इम्यूनिटी। अगर आबादी में उस बीमारी के खिलाफ वाइड स्प्रेड इम्यूनिटी है, चाहे वैक्सीनेशन से या पहले हुए इन्फेक्शन से, तो आपका अरबों डॉलर का हथियार लगभग बेकार है। तो इन 4 मुश्किल पड़ावों को पार करने के बाद ही एक जर्म को हथियार के तौर पर सिलेक्ट किया जाता है। ये सिर्फ जानलेवा नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूसेबल, स्टोरेबल और रेजिलिएंट होना चाहिए। उसका जॉब इंटरव्यू अब पूरा हुआ, पर अब उसे असली दुनिया में भेजा जा रहा है, जो लैब से बहुत अलग है। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। लैब की कंट्रोल दुनिया से बाहर निकलते ही इस एजेंट का सामना होता है अपने सबसे बड़े दुश्मन से, खुद कुदरत से। ये उसका सबसे बड़ा चैलेंज है। ज्यादातर बायोलॉजिकल एजेंट्स बहुत नाजुक होते हैं। लैब के बाहर कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उन्हें मिनटों में खत्म कर सकते हैं। और लिस्ट में नंबर 1 पर क्या है? सनलाइट। सूरज की यूवी रेडिएशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए मौत की सजा है। वो उनके डीएनए और प्रोटीन्स को तोड़ देती है। इसका एक ही बड़ा अपवाद है, स्पोर्स। एंथ्रेक्स जैसे स्पोर्स की बाहरी परत बहुत मजबूत होती है और वो यूवी लाइट को झेल जाते हैं, इसीलिए वो इतने खतरनाक हैं। पर बाकी ज्यादातर एजेंट्स के लिए धूप वाला दिन मतलब मिशन फेल। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक जैविक हमले के लिए सबसे अच्छा वक्त आधी रात है, जब सूरज ना हो। बिल्कुल।
और ये सिर्फ धूप से बचने के लिए नहीं है, ये हमें दूसरे फैक्टर पर लाता है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। दिन में जब सूरज जमीन को गर्म करता है तो गर्म हवा ऊपर उठती है और माहौल अस्थिर हो जाता है। ऐसे में अगर आप कोई एजेंट रिलीज करते हैं तो वो एक बादल की तरह फैलने के बजाय धुएं की तरह ऊपर उठकर बिखर जाएगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगी। और रात में इसका उल्टा होता होगा? हाँ, रात में जमीन ठंडी होती है, हवा स्थिर होती है, इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ऐसे में एजेंट का क्लाउड एक साथ टिका रहता है, फैलता नहीं और ज्यादा देर तक जानलेवा बना रहता है। डीक्लासिफाइड रिपोर्ट्स में ऐसे प्रयोगों का जिक्र है जहां दिन में छोड़े गए बिनाइन बैक्टीरिया 1 घंटे में ही हवा से गायब हो गए, जबकि रात में छोड़े गए वही एजेंट्स घंटों तक हवा में मौजूद रहे। फर्क इतना ज्यादा होता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमलावर को सिर्फ दुश्मन की फौज पर ही नहीं बल्कि मौसम की पूरी रिपोर्ट पर भी नजर रखनी पड़ती है। इसमें हवा की रफ्तार का भी कोई रोल होगा? बहुत बड़ा। विंड स्पीड बहुत क्रिटिकल है। बहुत तेज हवा एजेंट के क्लाउड को टारगेट के ऊपर से बहुत तेजी से उड़ा ले जाएगी, जिससे लोगों को इन्फेक्ट होने का एक्सपोजर टाइम ही नहीं मिलेगा। बहुत धीमी हवा उसे दूर तक फैला नहीं पाएगी। एक मध्यम और स्थिर हवा चाहिए जो क्लाउड को धीरे धीरे टारगेट एरिया पर फैला सके। और तापमान या बारिश? हाँ, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी भी बहुत मैटर करते हैं। ज्यादातर जर्म्स कम तापमान और ज्यादा ह्यूमिडिटी में सबसे अच्छी तरह सर्वाइव करते हैं। गर्म और सूखी हवा उन्हें डिहाइड्रेट करके मार देती है। और आखिर में प्रेसिपिटेशन, बारिश या बर्फ इन छोटे पार्टिकल्स को हवा से धोकर साफ कर देती है, जिसे वॉशआउट इफेक्ट कहते हैं। तो एक हमलावर की आइडियल चेकलिस्ट होगी, अंधेरी रात, बादल छाए हों, हवा धीमी और स्थिर हो और मौसम ठंडा और नम हो। ये तो किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है। और ये जानना डिफेंस के लिए कितना जरूरी है। ठीक है, तो हमलावर ने रात का इंतजार किया, मौसम भी सही है, पर एजेंट को डिलीवरी के सिस्टम तक पहुंचाने और वहां से रिलीज करने के दौरान भी तो उसे बचाना होगा ना। इस सफर के लिए उसे क्या प्रोटेक्शन मिलती है? यहीं पर एजेंट सूप का कॉन्सेप्ट आता है। ये सिर्फ एजेंट को पानी में घोलना नहीं है, ये एक बहुत ही केयरफुली डिजाइंड लिक्विड मीडियम है जिसमें एजेंट को सस्पेंड किया जाता है। सूप, ये नाम तो बड़ा अजीब है। इसमें होता क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? इसके 3 मुख्य काम हैं। पहला, एजेंट को सूखने से बचाना, जो हवा में उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, ये उसे हवा में सस्पेंड रहने के दौरान कुछ न्यूट्रिशन देता है ताकि वो वायबल रह सके। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, इसमें एंटी फोमिंग और स्टेबलाइजिंग एडिटिव्स होते हैं। जब आप किसी लिक्विड को हाई प्रेशर से स्प्रे करते हैं तो झाग बनता है और शेयर फोर्सेस पैदा होती हैं जो नाजुक सेल्स को फाड़ सकती हैं। ये एडिटिव्स उसे उस फिजिकल स्ट्रेस से बचाते हैं। अरे, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेस सूट जैसा हो गया। उसका अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो उसे बाहर की हार्श रियलिटी से बचाता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये स्पेस सूट पहना हुआ एजेंट टारगेट तक पहुंचता कैसे है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो फिल्मों से बनी है वो पूरी तरह से गलत है। रुको, ये कैसे? मेरे दिमाग में तो हमेशा एक मिसाइल या बम आता है जिसमें से एक हरे रंग का धुआं निकलता है। हॉलीवुड ने तो दशकों से यही दिखाया है। क्या वो सब गलत है? लगभग पूरी तरह से। वो तरीका जिसे एक्सप्लोजिव म्यूनिशंस कहते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स के लिए सबसे इनएफिशिएंट तरीका है। जरा सोचिए, एक बॉम्ब के धमाके में जबरदस्त गर्मी और शॉकवेव होती है। ज्यादातर अनुमान ये हैं कि इससे 95% से ज्यादा जर्म्स मौके पर ही मर जाते हैं। 95% लॉस? हाँ, आपको 100 किलो एजेंट डालना पड़ेगा, तब जाकर शायद 5 किलो काम करेगा। अरे, ये तो बहुत ही बेकार तरीका है। तो फिर असल में ज्यादा खतरनाक क्या है? और अगर ये इतना इनएफिशिएंट है तो इसका जिक्र क्यों होता है? इसका इस्तेमाल शायद इसलिए होता है क्योंकि ये एग्जिस्टिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और इसे मॉडिफाई करना आसान है। पर ज्यादा असरदार तरीके वो हैं जो गर्मी और शॉक से बचते हैं, जैसे स्प्रे टैंक्स। इन्हें हवाई जहाज पर लगाकर बिना धमाके के सिर्फ प्रेशर और स्पेशली डिजाइंड नोजल से एक महीन धुंध एरोजॉल बनाई जाती है, जैसे खेतों में कीटनाशक छिड़कते हैं, बस उसी सिद्धांत पर। ये तरीका जर्म्स के लिए बहुत जेंटल है और इसमें लॉस बहुत कम होता है। स्प्रे टैंक्स के अलावा और क्या है? जमीन पर जनरेटर्स होते हैं जो यही काम करते हैं, पर छोटे पैमाने पर।
एक और तरीका है वेक्टर्स का इस्तेमाल, जैसे संक्रमित मच्छर या कीड़े छोड़ना, पर यह बहुत अनरिलायबल है। आप कीड़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो कहाँ जाएंगे, किसे काटेंगे। और मिलिट्री पर्सनल के CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर सूट को ये भेद नहीं पाते हैं। तो असल मिलिट्री थ्रेट वो स्प्रे टैंक्स ही हैं, जो रात के अंधेरे में बिना किसी धमाके के एक अदृश्य जानलेवा बादल छोड़ सकते हैं। तो असल खतरा जोरदार धमाके में नहीं, बल्कि खामोश छिड़काव में है। ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। तो इन सब का असल मतलब क्या निकलता है? हमने एजेंट के इंटरव्यू से लेकर उसके सबसे बड़े दुश्मन मौसम तक, और उसके स्पेस सूट से लेकर डिलीवरी सिस्टम तक की बात की। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो एक हमलावर इन्हें तैनात कैसे करता है? फील्ड में 3 मुख्य तरीके दिखते हैं। पहला है डायरेक्ट रिलीज, यानी जमीन, पानी या खाने पीने की चीजों को सीधे सूप या स्पोर से कंटेमिनेट कर देना। ये एक छोटे लोकल एरिया को टारगेट करने के लिए है। दूसरा, जो शायद ज्यादा डरावना है क्योंकि वो चुपके से हो सकता है। हाँ, दूसरा है क्लैंडेस्टाइन एक्शन, यानी गुप्त तरीके से हमला। किसी शहर की वाटर सप्लाई में मिला देना या किसी भीड़ वाली जगह जैसे सबवे या स्टेडियम के वेंटिलेशन सिस्टम में रिलीज कर देना। ये टेररिस्ट हमलों का तरीका हो सकता है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा मिलिट्री खतरा है, तीसरा है एरोसोल सस्पेंशन। इसमें स्प्रे टैंक्स या जनरेटर्स का इस्तेमाल करके एजेंट को हवा में एक बड़े बादल की तरफ फैला दिया जाता है, इस उम्मीद में कि हवा उसे टारगेट एरिया तक ले जाएगी। ये सबसे खतरनाक है क्योंकि ये किलोमीटर तक फैल सकता है और एक बहुत बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले सकता है बिना उन्हें पता चले। तो अगर हम इन सभी लॉजिस्टिक्स को समझ लें तो हम डिफेंस के बारे में ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। ये सिर्फ हथियार के बारे में नहीं है, बल्कि उसके पूरे सपोर्ट सिस्टम को समझने के बारे में। यही इसका सबसे बड़ा महत्व है। इन लॉजिस्टिक्स को समझना ही डिफेंस की पहली सीढ़ी है। जब हम जानते हैं कि सनलाइट एजेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है, तो हम डीकंटेमिनेशन प्रोसीजर्स में UV लाइट का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। जब हमें पता है कि सबसे असरदार हमला एक शांत, ठंडी रात में स्प्रे टैंक से होगा, तो हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम्स को वैसे ही हालात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि किसी बड़े धमाके का इंतज़ार करना चाहिए। ये पूरी एक चेन है। एजेंट का चुनाव, पर्यावरण और डिलीवरी सिस्टम, एक भी कड़ी कमज़ोर हुई तो पूरा हमला नाकाम हो सकता है। तो आज हमने बायोलॉजिकल लॉजिस्टिक्स की उस अदृश्य दुनिया को समझा जो पर्दे के पीछे काम करती है। हमने देखा कि किसी जर्म का हथियार बनना सिर्फ उसके जानलेवा होने पर नहीं, बल्कि प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिलीवरी की मुश्किल शर्तों पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात जो आज समझ आई वो ये कि प्रकृति, सूरज, हवा, बारिश इन हथियारों की सबसे बड़ी दुश्मन है। और हमने ये भी देखा कि हॉलीवुड की छवि के उलट एक जोरदार धमाके से ज्यादा खतरनाक एक खामोश स्प्रे हो सकता है। एजेंट को जिंदा रखने वाला सूप और उसे धीरे से फैलाने वाला प्रेशर सिस्टम ही इसे इतना खतरनाक बनाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक नाजुक संतुलन पर टिकी है। एक भी चीज गलत हुई तो पूरा हमला नाकाम हो सकता है। और इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। हमारे सुनने वालों के लिए भी ये सोचने वाली बात है। हमने आज सीखा कि धूप और तेज हवा में हमला लगभग बेकार है, पर मान लीजिए कोई सेना दिन दहाड़े साफ मौसम में स्प्रे टैंक का इस्तेमाल करती है। जाहिर है इसका जैविक असर आधी रात में किए गए हमले से बहुत कम होगा। तो फिर वो ऐसा क्यों करेगी? क्या इसका मकसद सिर्फ आतंक फैलाना हो सकता है, भले ही असल में कोई बीमार ना पड़े? इस पर सोचिए।